लास्ट क्लास में हम लोग शायद होमवर्क दिए हुए थे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2। तो क्या आपने बनाया? ठीक है, तो आप एक एक करके अपना सॉल्यूशन मिलाइए। और बहुत क्वेश्चंस ऐसे होंगे जैसे ही आप पढ़ेंगे तो आपको इमीडिएट जवाब नहीं आएगा दिमाग में, और अगर जिसका भी जवाब आएगा जब आप आंसर मिलाएंगे तो लगेगा कि वो गलत हो गया। तो ऐसा ही क्वेश्चंस आपको ये ऑब्जेक्टिव 1 और 2 में जनरली मिलेगा कि आप जिस आंसर को एक्सपेक्ट करते हैं एक्चुअली में वो आंसर ना होकर कोई दूसरा आंसर है, और जो आंसर है एक्चुअली में वही सही है। तो ये इसकी एक खूबसूरती है, आप कह सकते हो, इस प्रॉब्लम्स की। तो चलिए हम लोग इसको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। बुक कहाँ है? यस। तो अच्छा, ऑब्जेक्टिव 1 और 2 के पहले आप देखिए तो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर्स। तो क्या आपको वो सब पढ़ने का मौका मिलता है? पढ़ते हैं? बनाने की मन इच्छा करती है? तो जो भी बच्चे, मान लिया जाए कि अगर कोई बच्चे इसको बनाए हैं या दिमाग लगा रहे हैं, तो हम यहाँ से इसको सॉल्यूशन करते चलते हैं कि आप लोग अपना मिलाते रहें कि क्या इसके सही आंसर हो सकते हैं। तो वैसे तो होमवर्क हम दिए नहीं हैं, फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर्स। क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर्स। प्रॉब्लम 1 देखते हैं क्या कहता है। The charge on a electron is plus 1.6 10 to the power minus 19 coulomb, and that on an electron is minus 1.6 10 to the power 19 coulomb। बात सही है, प्रोटॉन के पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के चार्ज नेगेटिव, यहाँ तक तो सही है। आगे क्या कहता है? Does it mean that the electron has a charge 3.2 10 to the power minus 19 coulomb less than the charge of proton? तो इसका जवाब है नहीं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज से 3.2 10 to the power minus 19 कम नहीं है। वैसे आप अगर न्यूमेरिकली इसको घटाओगे तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के ही बराबर आएगा। प्रोटॉन का जो चार्ज है प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इसमें अगर तुम 3.2 10 टू द पावर माइनस 19 घटाओगे तो मान आएगा माइनस 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर रिप्रेजेंट करता है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन की चार्ज माइनस और प्रोटॉन की चार्ज प्लस, ये जो प्लस और माइनस जो दिया गया है वो कन्वेंशनली दिया गया है, क्योंकि इसके जो चार्ज के दो रूप हैं वो अलग अलग दिखा सकें, जो दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग शो हो सके, इसीलिए कन्वेंशनली एक को प्लस और एक को माइनस रिप्रेजेंट किया गया है। परंतु दोनों चार्ज की जो स्ट्रेंथ है वो सेम है। दो प्रोटॉन के बीच जो हम फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालेंगे और दो इलेक्ट्रॉन के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालेंगे, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड समान आएगा। एक दोनों की दूरी अगर समान हो तो समान आएगा। तो इसका मतलब कि दोनों के चार्ज की जो ताकत है वो समान है। तो इसका जवाब होगा नहीं, नो। ठीक है, दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। Is there any lower limit of electric force between the two particles placed in separation of 1 centimeter? Of course, lower limit है। दूसरा प्रश्न में अगर हम दो पार्टिकल लेते हैं और बीच की दूरी जो भी है r लेते हैं, और फोर्स अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे हैं तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो सवाल में तो ये दूरी तो आपको दे दिया है 1 सेंटीमीटर,
तो ये तो फिक्स हो गया, के तो कांस्टेंट है, चार्जेज इसके हैं 1 और 2, Q1 Q2। अगर हम इन दोनों चार्ज की बात, अगर हम दोनों चार्ज का मान अगर मिनिमम रखते हैं तो फोर्स आपके मिनिमम आएंगे। और मिनिमम चार्ज किसके बराबर होता है? तो इलेक्ट्रॉन के बराबर। कभी भी किसी पार्टिकल में चार्ज इलेक्ट्रॉन से कम नहीं हो सकता, ये हम जानते हैं। तो फोर्स का जो मिनिमम मान होगा वो होगा के इलेक्ट्रॉन स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और इतना अमाउंट के फोर्स से दो पार्टिकल के बीच और कम फोर्स नहीं होगा। दैट इज द लोएस्ट लिमिट बिटवीन द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दीज टू चार्ज पार्टिकल्स। तो ऑफकोर्स इसका जवाब होगा यस। तीसरा पढ़ते हैं, कंसिडर टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस। दो चार्ज पार्टिकल के बीच की कुछ दूरी है, ए और बी चार्ज कहता है। पार्टिकल ए इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड टुवार्ड्स बी। अगर हम पार्टिकल ए को बी की तरफ शिफ्ट करते हैं थोड़ा सा, मान लो ये पार्टिकल ए है, ये बी है, दोनों के पास अपना अपना चार्ज है और दोनों के चार्ज सवाल में समान दिए हुए हैं। और क्या कहता है कि अगर हम इस ए को यहाँ से शिफ्ट कर कर यहाँ ले जाते हैं, that A is shifted slightly moves towards B, तो दूरी कम हो जाएगा। तो कहता है सवाल में, does the force on B increase? of course फोर्स इंक्रीज करेगा, लेकिन ये सवाल नहीं है। does the force on B increase as soon as the particle A is displaced? that is the question। क्या इस बी चार्ज पर फोर्स इंक्रीज होगा? तो होगा, लेकिन क्या इस फोर्स, ये जो बी पर फोर्स जो इंक्रीज होगा तुरंत होगा जैसे ही चार्ज ए डिस्प्लेस हुआ है? मतलब जैसे ही ये डिस्प्लेस होता गया फोर्स भी इंक्रीज होता गया साइमल्टेनियसली? तो इसका जवाब है नहीं। जब ये चार्ज चलता है तो बेसिकली यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके यहाँ पहुँच करके इस पर फोर्स लगाता है, और अगर हम इसको थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रभाव जब यहाँ पर पहुँचेंगी तभी इस पर फोर्स जो है वो चेंज कर पाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चलने में कुछ वक्त लगाएगा। एवरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ, ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो जो भी दूरी है लाइट की गति से चलने पर जो वो समय लेगा उतना समय लगेगा इस पर फोर्स चेंज होने में। और वही इस पर भी अगर हम बी के द्वारा इस ए पर भी फोर्स की बात पूछें तो वही चेंज लगेगा, वही समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पूछता है एज सून एज दी फोर्स ऑन बी विल इंक्रीज, तो इसका जवाब होगा नहीं। That will take a little time। ठीक है, तो चौथा पढ़ते हैं। इसकी चर्चा हम, ये सब की चर्चा ये तो सवाल में ही था और इसकी चर्चा हम क्लास में किए हुए हैं जब चार्ज पढ़ाए थे, और ये हम लोग क्लास में बताए हुए हैं। चौथा कहता है कि कैन ए ग्रेविटेशनल फील्ड बी एडेड वेक्टरली to an electric field to get the total field? क्या हम इस किसी पॉइंट पर मान लो ग्रेविटेशनल फील्ड भी है और उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और अगर हम उस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें, दोनों वेक्टर है, तो क्या हम उसका वेक्टरली सम करके रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। हमने वेक्टर में आपको बताया था दो वेक्टर के जोड़ने के नियम। दो वेक्टर सिर्फ तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों वेक्टर सिमिलर क्वांटिटी का हो। एक जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो है फोर्स पर यूनिट मास, और दूसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है फोर्स पर यूनिट चार्ज। एक की यूनिट है न्यूटन पर केजी और एक का यूनिट है न्यूटन पर कूलम। These two are different units, different quantities and cannot be added vectorally। जैसे फोर्स है एक वेक्टर है, वेलोसिटी एक वेक्टर है, तो क्या हम दोनों को जोड़ सकते हैं? नहीं। हाँ, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स पूछता
और इलेक्ट्रिक फोर्स पूछता और दोनों एक पॉइंट पर लगता और पूछता कि क्या इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स हम उस पॉइंट पर कैलकुलेट कर सकते हैं, तब कहते हैं हाँ, बिकॉज बोथ आर मेजर्ड बाय न्यूटन, बोथ आर दी सिमिलर क्वांटिटीज फोर्स, बट द इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स आर डिफरेंट। तो इसका जवाब है नहीं। पांचवा, Why does the photograph record attract dust particles just after it is cleaned? जब हम किसी प्लेट को साफ़ करते हैं तो क्या होता है, रगड़ होता है, कपड़ा से मान लो साफ़ किया तो कपड़ा और इसके बीच एक फ्रिक्शन हुआ जिससे जो प्लेट है वो हो जाता है चार्ज्ड। और चार्ज प्लेट का क्या काम है, तो किसी दूसरे चार्ज को फोर्स लगाना या नहीं तो या नहीं तो न्यूट्रल पार्टिकल को अट्रैक्ट करना। कोई दूसरा चार्ज अगर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, वो अगर नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा, परंतु अगर कोई दूसरा न्यूट्रल पार्टिकल है तो वो ये प्लेट हमेशा उसको अट्रैक्ट ही करेगा। वातावरण में ऐसे खुले आँख से तो नहीं दिखता, लेकिन बहुत सारे डस्ट पार्टिकल उड़ते रहते हैं। नॉर्मली दे आर ऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और जैसे ही हम इसको रगड़ के इसको चार्ज कर देते हैं तो न्यूट्रल पार्टिकल को अपनी तरफ इमीडिएट अट्रैक्ट करके पूरे प्लेट पर सजा देते हैं। तो पूछता है व्हाई डज इट हैपन, तो आप जवाब दे सकते हैं बिकॉज ऑफ चार्ज बाई फ्रिक्शन। तो यही है, सब छोटी छोटी घटना के साथ क्वेश्चन सजाया हुआ, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन सारे हैं। आगे पूछता है नंबर 8 में, 8 कहाँ से, तो 5वां पढ़े हैं, नंबर 6 पढ़ते हैं। Does the force on charge due to another charge depends on the charge present nearby it? तो हमने ये सुपरपोजिशन के थ्योरी में बताया था कि दो चार्ज के बीच जो आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगता है वो तीसरे किसी चार्ज के प्रेजेंट पर डिपेंड नहीं करता। नो। 7, In some old text it is mentioned that 4 pi lines of force originate from each unit positive charge। मैंने पुराने किसी बुक वगैरह में सवाल में दिया हुआ है कि पहले के लोग जो हैं समझते थे कि एक चार्ज जो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन छोड़ता है उसकी संख्या अगर यूनिट चार्ज है तो 4 पाई है। तो ये 4 पाई जो समझा जाता था वो CGS यूनिट में समझा जाता था इन ओल्ड टेक्स्ट, जब CGS यूनिट फॉलो किया जाता था। प्रश्न है कमेंट ऑन द स्टेटमेंट इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट 4 पाई इज नॉट एन इंटीजर। आप इस चीज़ को इस व्यू से को दिमाग में रख करके कमेंट करो, क्यों 4 पाई लिया गया जबकि ये एक इंटीजर नहीं है। तो सुनो, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर कंसिडर्ड एज imaginary lines, and that imaginary lines can be represented as a fraction form. That may be fraction, that need not be integer, that may be fraction, because electric lines are imaginary and hence can represent in fraction। इसका ये आप जवाब कह सकते हैं। नंबर 9 नंबर क्वेश्चन कहता है इफ अ चार्ज इज प्लेस्ड एट रेस्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में चार्ज को रेस्ट से छोड़ दें, विल इट्स पाथ बी अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स। तो हमने बताया था इसके बारे में जब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक लाइन्स के रीजन में अगर हम कोई चार्ज को छोड़ देते हैं और अगर लाइन्स स्ट्रेट है तो पाथ को फॉलो करेगा और अगर कर्व्ड है तो पाथ को फॉलो नहीं करेगा। तो देखो यही प्रश्न है यहाँ पर, डिस्कस द सिचुएशन व्हेन द लाइन ऑफ फोर्स आर स्ट्रेट
एंड व्हेन द लाइन ऑफ फोर्स आर कर्व्ड। तो इसका जवाब आप लिख सकते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 का। अगर लाइन स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन है तो फॉलो करेगा पाथ को, और अगर कर्व्ड है, कर्व्ड लाइन है तो फॉलो नहीं करेगा, नॉट फॉलो द पाथ। नंबर 10वां क्वेश्चन कहता है कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, व्हाट आर द साइन ऑफ Q1 Q2। देखो एक फिगर आपको दिया हुआ है, चार्जेस के आसपास के लाइन शो किए हुए हैं, और चार्जेस Q1 से लाइन्स Q1 में लाइन जाकर घुस रहे हैं, तो घुस रहे हैं तो इसका मतलब निगेटिव है, और Q2 से लाइन्स निकल रहे हैं तो Q2 पॉजिटिव है। और पूछता व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ 1 to। अगर हम इसकी रेशियो की बात करें, मैग्नीट्यूड में बात करें, तो हमने बताया था नंबर ऑफ लाइन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। तो लाइन्स गिनो, 1 का कितना लाइन्स है, 2 2 4 2 6, और Q1 में जितने लाइन्स घुसे हैं बिल्कुल वही लाइन्स हैं जो Q2 से निकले हैं, और इसके अलावा भी बहुत लाइन्स ऊपर में दिख रहे हैं निकले हुए, 2 4 6 इधर, 2 4 6 इधर, तो 6 6 12 6 18 लाइन्स इधर हो गए। दूसरा में 18 लाइन, पहला में 6 लाइन, तो 1/3। तो इस तरह से इसके जवाब आ जाएंगे। नंबर 11, ए पॉइंट चार्ज इज टेकन फ्रॉम A to B इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं एक रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ पर एक चार्ज को हम पॉइंट A से B तक ले जाते हैं। डज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द पाथ? नो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स is path independent and in one round trip the work done will be 0। तो इसका जवाब होगा नो, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। 12 नंबर, it is said that the separation between two charges forming an electric dipole be small। ये कहा जाता है कि अगर डायपोल बन रहा है तो दो चार्ज के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए। स्मॉल कंपेयर टू व्हाट? तो ये जो दूरी कम हो वो किसके कंपैरिजन में? तो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, जिस पॉइंट पर हम इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है, वो पॉइंट अगर इस चार्ज से बहुत दूरी पर हो, इतनी दूरी कि इसकी जो लेंथ है, इस डायपोल के जो दो चार्ज के बीच की दूरी है, नेगलेक्ट हो जाए, तो हम इसको डायपोल कहते हैं। तो आप इसका जवाब लिखोगे कंपेयर टू पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करना है, कैलकुलेट करना है उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, उस दूरी के रेस्पेक्ट में। नंबर 13 देखते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इंसुलेटर इज ऑफ सेम ऑर्डर एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। कंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतना ही संख्या में नॉन कंडक्टर में भी, इंसुलेटर में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। व्हाट इज देन द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर? दोनों के बीच में फिर बेसिक डिफरेंस क्या है? तो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री होते हैं, और इंसुलेटर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बंधे हुए होते हैं। कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स को हम हल्का सा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो उसको हम एक जगह से दूसरी जगह स्मूथली मूव करवा सकते हैं, लेकिन इंसुलेटर के इलेक्ट्रॉन्स को हम स्मूथली मूव नहीं करवा सकते हैं। कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी फ्लो में सहायक होंगे, इंसुलेटर के इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी में सहायक नहीं होंगे। बहुत सारी बातें हमने इंसुलेटर और कंडक्टर की बताई थी, तो आप यहाँ बोल सकते हैं। तो इसका जवाब हो गया कि कंडक्टर में कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं, और इंसुलेटर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाउंड होते हैं। 14, when a charged comb is brought near a small piece of paper,
जब हम एक कंघी से अपने बाल को रगड़ते हैं तो वो जो कंघी है, कॉम्ब, वो चार्ज हो जाता है। और जब हम छोटे छोटे कागज़ के पीस के पास उसको ला के रखते हैं तो जो छोटे छोटे पेपर हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो प्रश्न पूछता है कि डज द पेपर बिकम चार्ज्ड? तो जवाब है नहीं, पेपर तो चार्ज नहीं होता, कम चार्ज रहता है, पेपर चार्ज नहीं होता। पेपर में चार्ज असेंबल्ड हो जाते हैं, ऊपर में माइनस नीचे में प्लस, या ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, जो पेपर के दो सतह हो गए ऊपर नीचे, तो इंड्यूस चार्ज वो कहलाता है, लेकिन पेपर चार्ज्ड नहीं होता। व्हेन द कॉम इज़ ब्रॉट नियर इट, तो इसका जवाब है नहीं, पेपर चार्ज नहीं होता। पेपर में जो भीतर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक साइड और उसके इलेक्ट्रॉन की कमी से दूसरे साइड प्लस चार्ज जो है वो अपीयर होने लगते हैं, लेकिन पेपर चार्ज्ड नहीं होता। तो ये था शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। आशा है आप इसको अगर कोई बच्चे बनाए होंगे तो उनको हेल्प मिल जाएगा हर एक सवाल का जवाब का। ऑब्जेक्टिव 1 देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक फिगर दिखाया गया है भाई, ये तो बना लिए होंगे आराम से। तो ए पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड, बी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड, सी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड की कंपैरिजन पूछ रहा है। तो ज़्यादा लाइंस की जहाँ तक ज़्यादा घनत्व जहाँ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, जहाँ घनत्व समान होगा इलेक्ट्रिक फील्ड समान होगा, जहाँ पर घनत्व कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा। तो हमें यहाँ दिख रहा है ए और सी के दरमियान जो इलेक्ट्रिक लाइन शो कर रहे हैं वहाँ के घनत्व समान है, तो ए और सी के इलेक्ट्रिक फील्ड की मात्रा समान होगी और बी की इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। तो ऑप्शन मिला लीजिए आप लोग, सी की समान होगी और बी की कम होगी। ये दोनों का ज़्यादा होगा बी से, बी का सबसे कम होगा। दूसरा प्रश्न है, व्हेन द सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज इज इंक्रीज्ड, जब दो चार्ज के बीच की दूरी को हम बढ़ाते हैं, एज द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज इंक्रीज्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम, में इंक्रीज और डिक्रीज। तो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज और डिक्रीज ये भी डिस्कस किया हुआ है। अगर दो चार्जेस पॉजिटिव हैं, दोनों चार्जेस अगर पॉजिटिव हैं तो दूरी बढ़ाएंगे तो ये पोटेंशियल घटेगा एनर्जी, और अगर एक प्लस एक माइनस है और जब दूरी बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, और दोनों माइनस है तब भी पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। तो ये क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो मे इंक्रीज और डिक्रीज इसका जवाब होगा डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्जेस यूज्ड। तो इसका जवाब डी आएगा, मिलाते रहिएगा। तीसरा नंबर, इफ ए पॉजिटिव चार्ज शिफ्टेड फ्रॉम लोअर पोटेंशियल रीजन टू हायर पोटेंशियल रीजन, एक पॉजिटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में अगर हम चलाते हैं, ये है एक पॉजिटिव चार्ज है Q, इसको हम अगर ऐसे मूव कराते हैं, ये लोअर है मतलब V लोअर और V हायर, तो इलेक्ट्रिक लाइंस फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसा होगा और ये चार्जेज ऐसे मूव किए हैं, ऐसे चार्जेज ऐसे चले हैं लोअर पोटेंशियल टू हायर, है ना। जैसा सवाल में कहता है पॉजिटिव चार्ज शिफ्टेड फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा पोटेंशियल एनर्जी। देखो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, Q इंटू ये पोटेंशियल, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अगर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इस A पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी होगी Q इंटू VL, और B पॉइंट की अगर इस B को कहें तो B पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी होगी Q इंटू VH। Q तो दोनों में सेम है, और ये लोअर है ये हायर है, इसका मान कम है इसका मान ज़्यादा है, तो इसकी पोटेंशियल कम होगी इसकी पोटेंशियल ज़्यादा होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी B का मान ज़्यादा होगा पोटेंशियल एनर्जी A से, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगा, बढ़ता जाएगा। दैट इज़ अ सिंपल क्वेश्चन। नंबर 4 देखिए, टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज आर केप्ट एट पॉइंट A एंड B, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेम
at the points between A and B is studied while moving from A to B, the potential, इसको हम हटाते हैं, इसको देखते हैं क्या कहता है। चौथा में कहता है कि A और B दो पॉइंट्स हैं, two equal positive charge placed between them at this A and B, and the electric potential को स्टडी करना है while moving from A to B, excluding these points, A और B पर एग्जैक्ट नहीं। तो पूछता है कि अगर मान लो कि हम यहाँ से ऐसे चलना शुरू करें तो पोटेंशियल का स्टडी करके बताओ कि पोटेंशियल में क्या जो है प्रभाव पड़ेगा। हाउ द पोटेंशियल चेंज will first increase or will first decrease or always be increase or will always decrease, what will happen to potential when move from A to B। तो देखो, मान लो हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं और कभी इस पॉइंट पर पहुँच गए, x दूरी आगे चले गए और टोटल दूरी मान लो a दिया हुआ है और ये हो गया a माइनस एक्स। तो इस P पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल स्टडी करें तो K Q बाई एक्स प्लस K Q बाई ए माइनस एक्स, है ना। पोटेंशियल कैसे निकालते हैं भूल गए? एक कूलम का चार्ज रख दीजिए, पोटेंशियल ही तो निकालना है। एक कूलम रख दीजिए और जो इसके आसपास के चार्जेज हैं उसका जोड़ा लगाइए और हर एक जोड़े की एनर्जी निकाल कर जोड़ दीजिए, देखिए नियम वही रहेगा। अब आप ये काम को तुम जैसे दिमाग में रख के फास्ट करो, जोड़ा दिखाओ जोड़ा मत दिखाओ, अपने दिमाग से डायरेक्ट करो, तो ये रिजल्ट है भाई। हम इसको थोड़ा ऐसे सजा कर लिखते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा देखते हैं कि क्या घटना घट रहा है। This is the potential at any point between these two points। तो अगर हम x बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल का क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा क्या होगा। तो ऐसा करते हैं, इसकी हम दो एक्सट्रीमिटीज़ की बात करते हैं। when x is 0, जब x 0 है मतलब कि हम ये बहुत a के बहुत करीब हैं, तो समथिंग बाई 0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस समथिंग इन्फिनिटी, तो रिजल्ट आ जाएंगे पोटेंशियल के अप्रोच टू इन्फिनिटी, माने बहुत ज़्यादा। और बीच में चलो ठीक है, बीच में तो हम इतना मान रखते हैं, एट x इक्वल टू एक्स दिस इज दिस, एट x इक्वल टू एक्स v इक्वल टू वी पी, जो यहाँ पर हमने दिखाया है। एंड व्हेन x इज इक्वल टू a आर a, अगर मान लो यहाँ से चल के हम यहाँ पहुँच गए, x का मान आपका a हो गया, तो देन व्हाट विल हैपन, पोटेंशियल जब a हो गया तो x का मान a रख देते, a माइनस ए 0, 1/0 इन्फिनिटी प्लस समथिंग इन्फिनिटी, तो मान पोटेंशियल का अगेन इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है कि शुरुआत में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। यहाँ पर जब थे तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था, और जैसे जैसे आगे गए तो पोटेंशियल का मान इतना हुआ, और फिर यहाँ जब पहुँच गए तो पोटेंशियल फिर बहुत ज़्यादा हो गया। तो आप यहाँ से क्या निष्कर्ष पहुँच सकते हो? आप यहाँ से कह सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ बहुत था, यहाँ पर उतना नहीं था, कम था, अब फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया, तो डिक्रीज़ किया एंड देन उसके बाद इंक्रीज़ किया। पोटेंशियल फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। तो आपको यहाँ से देख करके अगर हम इसके प्लॉट शो करें तो प्लॉट भी हम यहाँ पर शो कर सकते हैं पोटेंशियल का, समथिंग लाइक दिस। यहाँ से देखो ये पैरेलल बना दिया, अबाउट x इक्वल टू 0, ऐसे। और ये पॉइंट आपका क्या होगा,
ये पॉइंट आपका x इक्वल टू a होगा, क्योंकि a पॉइंट पर फिर पोटेंशियल इन्फिनिटी हो गया। और चूँकि यहाँ पर चार्ज सिमेट्रिकल है ना, तो हम यहाँ पर मिडिल पॉइंट पर a/2, जैसा कि ग्राफ हमें शो कर रहा है, a/2 पॉइंट पर पोटेंशियल का मान सबसे मिनिमम होगा। तो ये जो सिचुएशन हमें आया है, a/2 हमने जैसा सिमेट्रिसिटी को यूज़ करके यूज़ किया है। बाय द वे अगर हम चाहें तो इसके कैलकुलेशन करके भी मान निकाल सकते हैं। तो यही बात होगा कि फर्स्ट एज वी मूव फ्रॉम 0 to a, 0 to दूरी a, the potential first decrease to minimum at x equal to a/2 and then will start increase and become again maximum at x equal to a। तो इसका जवाब होगा कि पोटेंशियल फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। अगर हम चाहते हैं कि ये, अगर आपको डाउट है कि सर ये कैसे आया a/2, यहाँ तो कहीं a/2 स्पष्ट है नहीं, तो चलिए हम इस बात को आपको समझाते हैं ये कैसे निकलेगा। तो मिनिमम अगर आप चाहते हैं तो क्या करना होगा। अगर हम पोटेंशियल मिनिमम चाहते हैं, इसको सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेते हैं। व्हाट विल हैपन, KQ x a माइनस एक्स प्लस एक्स, यही रिजल्ट आएगा। और मिनिमम के लिए फॉर मिनिमम dv/dx का मान 0 पुट करेंगे। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, a भी बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा, इसको भीतर डाल देते हैं, ax माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम ऊपर भेज दे। डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, आप लोग अपने तरीक़ा से डिफ्रेंशिएशन कीजिए, वैसे हम इसका डिफ्रेंशिएशन भी समझाते चलते हैं। हम इसको देखो कैसे लिखते हैं, KQA बाहर कर दिए, और डिनोमिनेटर में जो ax माइनस एक्स स्क्वायर आया है इसको हम ऊपर भेज दिए। ठीक है, इसको हम ऊपर भेज दिया ऐसा। और अब हम इसको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। मिनिमम या मैक्सिमम दोनों के लिए हमें डिफरेंशिएशन ही करना है और उसको 0 पुट करना है। तो इसके रिजल्ट आ जाएंगे KQA n fx n-1 इंटू d/dx fx। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a माइनस 2x। ओके, और यहाँ से आएंगे KQA माइनस में ऊपर में हो जाएंगे a माइनस 2x, और डिनोमिनेटर में ये देखो पावर -1 -2 नीचे आ गया, तो ax माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यू विल गेट दिस, ये रिजल्ट आपको आएगा dv/dx का मान। और अगर हम इसको 0 पुट कर लेते हैं तो क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं ज़रा बताइए। अगर हम इसका dv/dx का मान 0 पुट कर लेते हैं, dv/dx का 0 पुट कर लें तो डिनोमिनेटर चले जाएंगे 0 के पास, माइनस KQA भी चले जाएंगे 0 के पास। रिजल्ट आ जाएंगे a माइनस 2x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a/2। तो जो हमने यहाँ पर सिमेट्रिसिटी यूज़ करके जो लिखा a/2, आप रिजल्ट भी देखिए तो वही आ रहा है a/2। तो एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा मिनिमम होगा, और उसके आगे दाएं बाएं जो है पोटेंशियल के मान मिडिल पॉइंट से ज़्यादा ही होगा। तो यही है, आप यहाँ से इस बात को चेक कर सकते हैं। और x का मान 0 पर मैक्सिमम है और x का मान a पर भी मैक्सिमम है। इस तरह से आप इस बात को पता लगा सकते हैं। तो इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा पोटेंशियल फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। तो इसके आंसर हम क्या लिख सकते हैं, कितना नंबर था, नंबर 4, फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। चलिए 5 नंबर देखते हैं। The electric field at origin is along positive x-axis. A small circle is drawn
with the center at origin cutting the axes ABCD. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और सेंटर ओरिजिन है, वहाँ से ए का कोऑर्डिनेट है a,0, बी का कोऑर्डिनेट है 0a, ये ए हुआ, ये ए हुआ, सी का कोऑर्डिनेट है -a0, -a, डी का कोऑर्डिनेट हो गया 0 -a, डी यहाँ आ गया, -a पीछे आ गया। तो प्रश्न पूछता है कि आउट ऑफ दीज पॉइंट्स ऑन द पेरिफेरी ऑफ सर्कल द पोटेंशियल इज मिनिमम। किस पॉइंट पर पोटेंशियल के मान जो हैं वो सबसे कम होंगे? हाउ विल यू गिव दिस आंसर? ये 4 पॉइंट्स शो किए हुए हैं ABCD, इन 4 पॉइंट्स में से किस पॉइंट पर पोटेंशियल के मान सबसे मिनिमम होंगे? कैसे बताइएगा? तो आप पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल जो होगा वो यहाँ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इस 4 रीजन के बीच में अगर पूछा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान C पर सबसे ज़्यादा होगा और A पर सबसे कम होगा, और B पर और D पर, ये दोनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड के मान समान होंगे। तो B पर और D पर इलेक्ट्रिक फील्ड के जो मैग्नीट्यूड होंगे वो सेम होंगे। सबसे ज़्यादा जो होगा वो C पर होगा और सबसे कम जो होगा वो A पर होगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर सबसे हायर होगा मैक्सिमम, यहाँ पर सबसे मिनिमम, और इन दोनों जगहों पर इक्वल। तो क्या कहता है सवाल का जवाब? तो A पर क्या पूछता है क्वेश्चन में? मिनिमम, तो मिनिमम A हो गया। नंबर 6, इफ़ ए बॉडी इज चार्ज्ड बाई रबिंग, अगर एक बॉडी को हम चार्ज करते हैं बाई रबिंग, रगड़ के, इट्स वेट, इसकी जो वेट है क्या हो सकता है? बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा, क्या होगा? तो इट्स वेट मे इंक्रीज और डिक्रीज, दोनों घटनाएं हो सकती हैं। अगर उस रगड़ने की प्रक्रिया में बॉडी में इलेक्ट्रॉन अगर बाहर से भीतर घुस गया तो वेट बढ़ जाएगा, मास बढ़ जाएगा। और अगर रगड़ने की प्रक्रिया में उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, पीछे वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, बाहर चला गया, तो उसकी जो मास है वो कम हो जाएगा। तो इसका जवाब होगा मे इंक्रीज और डिक्रीज स्लाइटली। तो ये बहुत आसान सवाल था, कई बार क्लास में बताया हुआ है। नंबर 7 नंबर देखते हैं, इसको हटाया जाए। नंबर 7 देखते हैं। An electric dipole is placed in uniform electric field. The net electric force on dipole. Electric dipole is placed in uniform electric field. Yes. अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है और वहाँ हम डायपोल रख देते हैं तो ऐसे डायपोल में हमेशा नेट फोर्स का मान 0 लगेगा। टॉर्क 0 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये हम सब निकाले थे, लेकिन फोर्स हमेशा 0 होगा, ऑलवेज। तो 7वां नंबर का जवाब है द फोर्स ऑन डायपोल विल ऑलवेज 0। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखते तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स हमेशा लगेगा, याद रखिएगा, फोर्स विल ऑलवेज एक्ट। टॉर्क जो है वो लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, वो सारी सिचुएशन हमने दिखाई थी। नंबर 8 देखिए, तो 7वां बन गया ना। 7वां में क्वेश्चन कहता था कि फोर्स ऑन डायपोल क्या होगा, तो यूनिफॉर्म फील्ड है तो 0 होगा। 8वां कहता है कंसीडर द सिचुएशन ऑफ फिगर, एक फिगर शो किया हुआ है और कुछ ऑप्शन में है। द वर्क डन इन टेकिंग ए पॉइंट चार्ज फ्रॉम P टू A। P कहाँ है? यहाँ पर P देखो है, इस पॉइंट।
और वहाँ से हम ए पर लाते हैं, इस डब्ल्यू ए, मतलब पी से ए ले जाने में वर्क डन हो गया डब्ल्यू ए, पी से बी ले जाने में वर्क डन हो गया डब्ल्यू बी, और पी से सी तक ले जाने में वर्क डन हो गया डब्ल्यू सी। हम एक फिगर यहाँ शो कर रहे हैं, है ना। एक चार्ज यहाँ है, एक सर्कुलर एक सेमी सर्किल बनाया, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, और एक पॉइंट यहाँ है, और उस पॉइंट से हम एक चार्ज को, है ना, एक पॉइंट चार्ज को, मान लो क्यू चार्ज को पी पॉइंट से हम ये ऐसे लाते हैं ऐसे, तो वर्क डन हुआ डब्ल्यू है। हम यहाँ से ऐसे लाते हैं, बी पर लाते हैं, तो वर्क डन हो गया डब्ल्यू बी, और हम यहाँ से ऐसे लाते हैं तो वर्क डन हो गया डब्ल्यू सी। तो ये छोटा दूरी तय किया, ये बड़ा दूरी तय किया, ये बड़ा दूरी तय किया इससे, और ये सबसे बड़ा दूरी ये तय किया। तो इन तीन केस में किस केस में वर्क डन सबसे ज़्यादा होगा? तो क्या जवाब देंगे? सेम होगा। अरे भाई यहाँ रखो या यहाँ ला के रखो, यहाँ ला के रखो, इससे तो बराबर दूरी पर ही है। यहाँ से इसकी दूरी, यहाँ से इसकी दूरी, यहाँ से इसकी दूरी तो सेम ही है। तो इन ऑल केसेस वर्क डन विल बी इक्वल। नंबर 9, तो इस केस में जवाब क्या हो गया? इस केस का जवाब हो जाएगा डब्ल्यू ए बी और सी आपस में बराबर होंगे। नाइन नंबर देखते हैं। पॉइंट चार्ज Q is rotated along a circle in electric field generated by another charge Q। एक चार्ज Q से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और उस फील्ड में एक चार्ज को हम एक सर्किल में रोटेट कर रहे हैं। The work done by electric field on rotating charge in one complete revolution 0, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। जो फोर्स लगेगा कंजर्वेटिव, और कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन एक राउंड ट्रिप में 0 होता है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 2 का। ऑब्जेक्टिव 2 के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो थोड़ा ज़्यादा टिपिकल होते हैं, और एक से ज़्यादा ऑप्शन भी इसमें संभावना हो सकता है। और एक से ज़्यादा कहीं भी जेई मेंस में, जेई एडवांस में जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1 से ज़्यादा अगर करेक्ट ऑप्शन वाले जितने क्वेश्चंस मिले, उसको बनाने की बहुत ही खूबसूरत विधि ये है कि उसके जो 4 ऑप्शन हैं, सवाल तो पढ़ के समझना ही है कि सिचुएशन क्या बता रहा है, और उसके साथ जो जुड़े हुए ऑप्शन हैं, हर एक ऑप्शन को जाकर हिट करो और देखो कि वो ऑप्शन सही है कि वो ऑप्शन गलत है। और अगर सही है तो उसके पीछे रीजन एकदम दिमाग में क्लियर स्पष्ट होना चाहिए, और गलत है तो उसके गलत होने का भी रीजन दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए। और ये बातें तब होंगी जब आपकी पूरी कॉन्सेप्ट एकदम शार्पन होंगी, क्लियर होंगी। चलिए हम कुछ इस तरह की बातों का इस्तेमाल सवाल बनाने में करते हैं, और देखते हैं कि कैसे हम अप्लाई कर पाते हैं। प्रॉब्लम नंबर पहला ही लेते हैं। मार्क आउट द करेक्ट ऑप्शन। मैंने 4 ऑप्शन दिया, इनमें से सही ऑप्शन चुनना है। द टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ऑफ कोर्स टोटल चार्ज कांस्टेंट है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट नहीं है, टोटल प्रोटॉन्स कांस्टेंट नहीं है ना। परंतु टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। विदाउट चार्ज कंजर्वेशन की बात की गई है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंजर्वेशन ऑफ प्रोटॉन की बात नहीं की गई है यूनिवर्स की, क्योंकि हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं उस यूनिवर्स से बाहर नहीं जा सकते। अगर बाहर चले जाते हैं तो फिर चार्ज लेकर जाएंगे, तो फिर वो चेंज हो सकता है। तो ऑप्शन 1 तो सही है। दूसरा पढ़ते, टोटल पॉजिटिव चार्ज नहीं, टोटल नेगेटिव चार्ज भी गलत है। टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल यूनिवर्स का कांस्टेंट नहीं। चार्ज पार्टिकल जो आज है कल न्यूट्रल भी हो सकता है। तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन पहला जो है वो सही है भाई। दूसरा पढ़ते हैं, ए पॉइंट चार्ज इज ब्राउट इन इलेक्ट्रिक फील्ड।
कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें हम एक पॉइंट चार्ज को ला के रख देते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर बाई पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज के नज़दीक में जब आ जाएगा तो मे इंक्रीज इफ द चार्ज इज पॉजिटिव, मे डिक्रीज इफ द चार्ज इज नेगेटिव, will increase if the charge is positive, will decrease if the charge is negative। देखिए, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से ही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से ही है और हम उस फील्ड में लाकर एक चार्ज को रख देंगे तो वो चार्ज भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने लगेगा। ओके, और जब वो अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने लगेगा तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनाया, पहले से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था, अगर सेम डायरेक्शन में बना दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, अपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा, है ना। अपोजिट में बना दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इंक्रीज और डिक्रीज एट द नियर पॉइंट ऑफ द चार्ज। आइदर द चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। मे की बात कह सकते हैं, विल इंक्रीज और डिक्रीज की बात हम नहीं कह सकते हैं, विल इंक्रीज और डिक्रीज। तो वो इसका ऑप्शन में होगा सी और डी, 2 नंबर का ऑप्शन होगा सी और डी। ओके, नंबर 3 देखते हैं। If electric field and electric potential at point R, E and V, किसी भी पॉइंट पर, कोई एक जनरल पॉइंट है, उस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस पॉइंट पर पोटेंशियल है, दोनों मौजूद है। एट P E भी है और V भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है और पोटेंशियल एक स्केलर है, दोनों फील्ड वहाँ मौजूद है उस पॉइंट पर। प्रश्न पूछता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो भी मस्ट बी 0। अगर हम दोनों के बीच रिलेशन पूछें तो आप कह सकते हो -dV/dr, है ना। वेक्टर फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, और यहाँ पर हम Ex, Ey और Ez की बात कर सकते हैं। Ex का मतलब -dV/dx, Ey का मतलब -dV/dy, Ez का मतलब -dV/dz। मतलब उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में पॉसिबल हो सकते हैं अगर पोटेंशियल वहाँ है। तो ये सारे बात की पॉसिबिलिटी है। और अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में हम EXi, EYj, EZk ऐसा कह सकते हैं, या हम इसी को अगर चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं -∂V/∂xi प्लस ∂V/∂zk ∂yj ∂V/∂zk, ऐसा बात हम लिख सकते हैं। ये सारी हम लोगों के पास सुविधाएं हैं इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर फॉर्म में। अब बात करते हैं सवाल की जो डिमांड है कि ये देखो, ये सब हम लोगों की जानकारी है जिसका हम सवाल बनाने की प्रक्रिया में दिमाग में रखेंगे और बाकी सारे चीज़ें जो पढ़े हैं वो भी दिमाग में रखेंगे। पहला ऑप्शन कहता है कि अगर E 0 है तो क्या V मस्ट बी 0। तो अगर E 0 है तो V मस्ट बी 0 नहीं होगा, V में भी कांस्टेंट होगा, V में भी कांस्टेंट। अगर E 0 है तो V जो है वो कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो मे भी कांस्टेंट 0 हो सकता है, मे बी 0, मे नॉट बी 0, बट V मस्ट बी कांस्टेंट। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया जी, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। V मस्ट बी 0 की बात कर रहा है तो ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन कहता है कि V 0, अगर V 0 है E मस्ट बी 0।
अगर भी जीरो है तो ई जो है वो एकदम से जीरो होगा, अगर ई जीरो है तो भी जीरो होगा। क्या ऐसी बात होगी? तो देखो, डायपोल में हम पढ़े क्या थे, डायपोल में हम पढ़े थे कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर, डायपोल में याद होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पर पोटेंशियल का मान सभी जगह जीरो था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं था। ठीक है, तो सिचुएशन वाइज हम कह सकते हैं कि दिस इज अगेन रॉन्ग, बिकॉज एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डायपोल द पोटेंशियल इज जीरो बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पोटेंशियल जिस पॉइंट पर ज़ीरो हो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होना चाहिए। दिस इज़ नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आपका ऑप्शन बी भी गलत हो गया भाई। तीसरा कहता है कि इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट जीरो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, वहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, तो भी कैन नॉट बी जीरो। अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जिंदा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, तो भी कभी भी जीरो नहीं होगा। दैट इज अगेन रॉन्ग। अगेन द इक्वेटोरियल पोजीशन की आप तुलना करो, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है परंतु पोटेंशियल जीरो है, परंतु वहाँ पर का पोटेंशियल जीरो है। तो सी ऑप्शन भी जो है आपका गलत है। चौथा ऑप्शन कहता है कितना नंबर था ये? तीसरा। इफ भी इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर किसी पॉइंट पर ऐसा जहां पोटेंशियल का मान जीरो नहीं है, पोटेंशियल का मान कुछ है, वहां जिंदा है, तो ई कैन नॉट बी जीरो। अगर पोटेंशियल का मान कुछ भी है तो ई का मान भी कुछ ना कुछ होगा, ई का मान जीरो नहीं होगा। अगर पोटेंशियल जिंदा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर पोटेंशियल का मान कांस्टेंट है तो ई का मान जीरो हो जाएगा। जैसे कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल का मान वहाँ पर होता है परंतु इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो होता है। तो इसमें तो कौन सही आया भाई? क्योंकि डी ऑप्शन भी तो हमें गलत ही आ गया। ई जीरो भी मस्ट बी जीरो, ई जीरो भी मस्ट बी जीरो, तो ये गलत हो गया है ना। ई अगर जीरो है तो भी मस्ट बी जीरो नहीं होगा, भी में भी कांस्टेंट, तो ये गलत है। भी जीरो ई मस्ट बी जीरो, तो अगर भी जीरो है इक्वेटोरियल पोजीशन पर, अगर पोटेंशियल जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ज़रूरी नहीं है, तो बी भी गलत है। सी ई इज़ नॉट जीरो, भी कैन नॉट बी जीरो, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो भी का मान तो जीरो था, तो ये भी गलत है। और डी इफ भी इज़ नॉट जीरो, अगर भी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी जीरो, लेकिन ऐसा भी नहीं है, कंडक्टर के भीतर पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड परंतु जीरो होता है, तो ये भी गलत ही है। तो आंसर मिलाइए तो इसका क्या लिखा है 3 नंबर के। ऑब्जेक्टिव 2 का 3 नंबर, नन, नन, ठीक ही तो है, नन। चारों में से कोई हमको नहीं चाहिए, नन, नन हो गया। चलिए फिर नंबर 4 की बात करते हैं, इसको हटाया जाए। प्रॉब्लम 4 की बात करते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 120 वोल्ट टू 80 वोल्ट as one moves on x-axis from -1 to +1, the electric field at origin। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन पर एक रीजन में पोटेंशियल फील्ड अवस्थित है। हमने बताया था पोटेंशियल दर्शाने के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस यूज करते हैं, एंड दिस इज 3 डायमेंशनल स्पेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज ए 3 डायमेंशनल स्पेस, है ना। तो इस सवाल में जो पोटेंशियल फील्ड के रीजन में अगर हम एक्स डायरेक्शन में चलते हैं
तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्मली चेंज करता है माइनस dV/dr। ओके, तो अगर x डायरेक्शन की बात करते हैं सवाल में, तो x डायरेक्शन हुआ, तो x डायरेक्शन की बात करते हैं तो x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे माइनस चेंज इन पोटेंशियल, चेंज माने फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल हो गया आपको 80, इनिशियल हो गया 120 dx, फाइनल पोजीशन आपका हो गया +1 -1 इनिशियल, तो ये हो जाएंगे कितने 2, -40 + 40 बटा में +2, तो 40/2 20 न हो गया, 20 वोल्ट पर मीटर। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखिएगा अलोंग x डायरेक्शन। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इन y एंड z डायरेक्शन आर ऑल्सो पॉसिबल, तो चलिए हम क्वेश्चन पूछते हैं। क्या क्वेश्चन का डिमांड है? मस्ट बी इक्वल टू 20 वोल्ट, कोई ज़रूरी नहीं है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होगा। मे बी इक्वल टू 20 वोल्ट, मे बी ग्रेटर देन 20 वोल्ट, मे बी लेस देन 20 वोल्ट। देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड z डायरेक्शन में, अगर इन दोनों डायरेक्शन में अगर ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इतना हो जाएगा, मे बी इक्वल टू 20, मे बी इक्वल टू 20 इफ Ex Ey 0 Ez 0। तो आप कह सकते हैं इफ Ey 0 Ez 0 देन E may be 20 वोल्ट पर मीटर। परंतु अगर ये दोनों में से कोई एक भी अगर 0 नहीं है, इन दोनों में से कोई भी अगर एक 0 नहीं है, अगर Ey या Ez है ना, इन दोनों में से कोई भी एक 0 नहीं है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो √Ex² + Ey² + Ez² ऐसा निकलेगा। तीनों अगर अवेलेबल होगा तो ऐसे निकलेगा। और अगर इनमें से कोई, दोनों में से कोई भी एक मान अपना कुछ रखता है और Ex का मान तो 20 है ही, फिक्स है, तो मान 20 से ज़्यादा ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिजिन। ओके, तो अगर ये दोनों 0 है तो मे बी इक्वल टू 20 और मे बी ग्रेटर दैन 20। तो इसके ऑप्शन जो हैं वो मे बी इक्वल टू 20, मे बी ग्रेटर दैन 20, मे नॉट बी लेस देन 20, लेस देन 20 से नहीं कम होगा भाई, और मस्ट बी इक्वल टू 20, दैट इज अगेन रॉन्ग। मस्ट बी मतलब ऑल बेज, ऐसा नहीं है। तो आप यहाँ से मिला सकते हैं, इसके ऑप्शन हो जाएंगे बी और सी, मिला लीजिएगा अपना आंसर। नंबर 5 की बात करते हैं। Which of the following quantities do not depend on choice of zero potential और potential zero potential energy? मतलब जीरो पोटेंशियल वो पॉइंट जहाँ हम रेफरेंस लेते हैं, है ना, मतलब कि ऐसी कौन क्वांटिटी है जो रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब जीरो पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन है। तो हमने बताया था कि किसी एक पॉइंट पर अगर पोटेंशियल चाहिए या पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो उसके लिए रेफरेंस की ज़रूरत है, उसके लिए किसी पॉइंट की पोटेंशियल 0 होने की ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई 2 पॉइंट की पोटेंशियल डिफरेंस बतानी है या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बतानी या चेंज इन पोटेंशियल बतानी है तो आपको रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है। ये सारी बातें हम डिस्कस किए थे। तो चलिए हम 5वां पढ़ते हैं, पोटेंशियल एट ए पॉइंट। पोटेंशियल एट ए पॉइंट के लिए भाई रेफरेंस की ज़रूरत है, जबकि क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट डिपेंड, तो ये डिपेंड करेगा पहला। दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी पॉइंट्स, ये पोटेंशियल डिफरेंस बताने के लिए जीरो पोटेंशियल की ज़रूरत नहीं है, दैट मे बी करेक्ट।
तीसरा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी बताने के लिए दो चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हम बोलते थे ना, के Q1 Q2 बाई आर। तो इस केस में हम इन्फिनिटी को रेफरेंस लिया करते थे, तो इसके लिए रेफरेंस चाहिए। तो सी के लिए रेफरेंस चाहिए और डी ऑप्शन के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें जीरो पोटेंशियल या रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है। तो बी और डी इसका हमको डिफरेंस और चेंज ये दोनों सही है। तो आप मिलाइए, बी और डी सही है नहीं है। नंबर 6 की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जनरेट होता है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है नॉन यूनिफॉर्म। और अगर हम इस फील्ड के रीजन में एक डायपोल को रख देंगे, तो हमने अलग अलग सिचुएशन रखकर दिखाया था थ्योरी में, और आपने क्या देखा था कि जब हम डायपोल को इलेक्ट्रिक लाइन के लॉन्ग में रखते हैं तो फोर्स का मान जीरो नहीं होता है, टॉर्क जीरो होता है। और जब हम लाइन के ऐसे पोजीशन पर रखते हैं जहां मैग्नीट्यूड समान है, तो उस केस में फोर्स भी जीरो नहीं होता, टॉर्क भी जीरो नहीं होता। मतलब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखने के बाद उस पर फोर्स तो कभी भी जीरो नहीं होता, टॉर्क जीरो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ऑप्शन कौन बैठा, देखो, पढ़ो, मिलाओ। नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन डायपोल मस्ट बी जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डायपोल मस्ट बी जीरो, गलत है। नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन डायपोल में भी जीरो नहीं, में भी की बात ही नहीं है, ऑलवेज बी जीरो। द टॉर्क ऑन द डायपोल ड्यू टू फील्ड मस्ट बी जीरो, नहीं, मस्ट की तो बात ही नहीं है, में भी जीरो, टॉर्क में भी जीरो। द टॉर्क ऑन द डायपोल ड्यू टू फील्ड में भी जीरो। तो ये ऑप्शन नंबर डी है। नंबर 7 देखते हैं। 7, ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड। एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को यूनिफॉर्म फील्ड में रख देते हैं, ठीक है, रख दिया। द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी इक्वल। देखो, पहला ऑप्शन में तो तुरंत सही लगा, इलेक्ट्रिक फोर्स समान है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। मैग्नीट्यूड दोनों के समान होंगे, तो बी ऑप्शन सही है, ए नहीं है। फोर्स में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों आ गए ना, और दूसरा में मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो मैग्नीट्यूड समान होगा। एक्सेलरेशन विल बी इक्वल, नहीं, एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन द फोर्स एंड मास। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास अलग अलग हैं। प्रोटॉन का एक्सेलरेशन कम होगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन की मास कम है, जिसका मास कम है, इनर्शिया कम है, फोर्स ज़्यादा प्रभाव करेगा। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल गलत हो गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन विल बी इक्वल, मैग्नीट्यूड भी इक्वल नहीं होगा, डायरेक्शन भी इक्वल नहीं होगा एक्सेलरेशन का, सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड समान होगा। ऑप्शन नंबर बी इज ओनली करेक्ट। नंबर 8 आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज डायरेक्टली directed outward and is proportional to distance r from origin. Electric field in a region directly outward and is proportional to a distance r from the origin. तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इसको हम के आर ऐसे लिख देते हैं। के इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ठीक है, एट ए डिस्टेंस आर। तो हम इसका डायरेक्शन भी समान लगा सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड डायरेक्टेड। अगर आर और रेडियली आउटवर्ड की बात कर रहे हैं तो आर के ही डायरेक्शन में। आगे बात कर लेते हैं। टेकिंग द पोटेंशियल एट ओरिजिन जीरो, जीरो पर पोटेंशियल जीरो ले लेना है। तो इफ इट इज ए यूनिफॉर्म इन रीजन, क्या टेकिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट जीरो, क्या निकालना क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन डायरेक्टेड आउटवर्ड एंड प्रोपोर्शनल टू आर फ्रॉम दिस, टेकिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओरिजिन टू बी जीरो,
it is uniform to in space, it is proportional to r, it is proportional to r square. इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन डायरेक्टेड टुवर्ड्स एंड इज प्रोपोर्शनल टू आर। पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल को ओरिजिन पर जीरो लेना है, आर पोजीशन पर पोटेंशियल बताना है, ठीक है। तो आर पोजीशन पर पोटेंशियल बताना, तो ई को हम माइनस डी वी बाई डी आर लिख सकते हैं, डी आर को इधर भेज दिया। वेक्टर तो हम लिख ही नहीं सकते ना, हालांकि ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर है तो उधर भेज दिया। और अब हम यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं, आर पोजीशन पर पोटेंशियल जीरो, ओरिजिन पर पोटेंशियल जीरो, आर पोजीशन पर पोटेंशियल भी, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे माइनस भी और राइट हैंड साइड में आ जाएंगे के आर स्क्वायर बाई टू। और इस तरह से पोटेंशियल का माना गया माइनस के आर स्क्वायर बाई टू। दिस इज द पोटेंशियल एट एनी पोजीशन आर, ठीक है। तो ऑप्शन है इट इज़ यूनिफॉर्म, पोटेंशियल इज यूनिफॉर्म, नहीं यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, अगर ये आर ओ आर नहीं रहता तब कहते हैं यूनिफॉर्म, लेकिन आर स्क्वायर है तो यूनिफॉर्म नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत है। इट इज प्रोपोर्शनल टू आर, इट इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इट इज अगेन रॉन्ग। सी इट इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इट इज करेक्ट। एंड डी इट इंक्रीज एज वन गो अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दूर जाते हैं तो आर बढ़ेगा, और आर बढ़ेगा, और अगर ये माइनस नहीं रहता आर बढ़ता तो पोटेंशियल बढ़ता, अब माइनस है तो आर बढ़ने पर पोटेंशियल घटेगा, तो दूर जाने पर पोटेंशियल घटेगा, और कहता है इट इंक्रीज, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन डी भी गलत है, यूनिफॉर्म नहीं है, प्रोपोर्शनल टू आर नहीं है, तो ए गलत है, बी गलत है, डी गलत है, ओनली सी इज ऑप्शन करेक्ट। तो इसका सी ऑप्शन सही है। तो यही है इसके क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव 1 एंड 2। देखिए हम कैसे बनाए हैं, तो हर एक ऑप्शन जो जा कर के एक एक करके चेक कर रहे हैं, और इस प्रक्रिया में हर एक जो पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में रहे तो आप अप्लाई कर पाएंगे सटीकता के साथ। तो आप लोग मिलाइए और इसको एक बार दो बार रिवाइज कीजिए। बहुत बहुत कॉन्सेप्ट जो हैं आपकी क्लेरिफाई होंगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने में, खासकर 1 और 2। तो ये सारे क्वेश्चंस बनाने के बाद आप ये बिलीव कर सकते हैं कि कॉन्सेप्चुअली यू नाउ विल बिकम वेरी वेरी साउंड। तो इसी वजह से हम सी वर्मा बुक को प्रीफर करते हैं इन एवरी मैनर, ताकि आपकी पूरी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियरिफाई करके रख देता है। वैसे बहुत बुक हैं, लेकिन एक अगर आप बनाओ और एक बनाने के बाद फिर और उसी को रिवाइज़ करो, फिर और उसी को रिवाइज़ करो, तो ये ज़्यादा जो है फलदायक होता है बहुत ज़्यादा बुक बनाने से, ठीक है। तो आप लोग एक एससी वर्मा, और दूसरा अगर आप जेईई एडवांस और मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो खाली क्वेश्चन बैंक बनाइए, और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो नीट का क्वेश्चन बैंक बनाइए जो 15, 20, 25 साल के मिलते हैं, दैट्स ऑल। तो ईमानदारी से सवाल को बनाइए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितने दिए हुए हैं, तो आप एकदम पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएंगे। और एडिशनली अगर कुछ क्वेश्चंस हमको और जानकारी रखनी चाहिए तो हम तो बोर्ड पर बता ही देते हैं, थ्योरी पढ़ाने की प्रक्रिया में एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस आईआईटी में आए हुए हैं या मेडिकल में आए हुए हैं वो सारी बात तो हम बता ही देते हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक हम रखते हैं, अगले क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। शायद गॉस लॉ की थ्योरी चल रही थी तो उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।